समय न लगाओ तय करने में, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जी हाँ बच्चों, ये मेरा संदेश है आज आपके लिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आपके पास अधिक समय नहीं है। आपकी इसी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वीडियो बनाया है। इससे पहले मैंने बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र बुंदेली काव्य, बुंदेली के विषय में परिचय दिया, उसके विषय में बताया और उसके विषय में मैंने बहुविकल्पी छोटे क्वेश्चनों को बनाया। इसके बाद मैंने महाकवि ईसरी के विषय में आपको परिचय किया, उससे परिचित कराते, उनके काव्य से परिचित कराते हुए उनकी जो अनुभूतियाँ हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो कविताएं हैं, मैंने उनसे भी आपको परिचित कराया। आशा है कि ये वीडियो बीए थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होगा और जितना मैंने अभी तक कार्य कर दिया है वो आप सभी लोग तैयार कर लें उस कार्य को। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके जो फाइनल ईयर के 3 पेपर होते हैं एक विषय के, यानी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य के जो कुल 3 विषय हैं, उन 3 विषयों को मैं इकट्ठा करके एक साथ विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर तैयार करने जा रहा है। तो उन तीनों विषयों को एक साथ एकत्रित में आज जो हमारा विषय होगा वो होगा आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। और द्वितीय प्रश्न पत्र के भी 3 पार्ट हैं। पहला है काव्य शास्त्र, दूसरा है पाश्चात्य शास्त्र और तीसरा है आलोचना। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काव्य शास्त्र क्या है, किसे कहते हैं काव्य शास्त्र, क्योंकि आपको काव्य शास्त्र के विषय में जानना, इसे समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की भूमिका को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो आपकी समझ में उतना क्लियर आएगा नहीं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र की जब हम बात करेंगे तो आप जानते हैं काव्य शास्त्र अर्थात काव्य। काव्य से आप सभी परिचित हैं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं काव्य को। गद्य, कभी गद्य के रूप में, कभी कविता के रूप में और कभी पद्य के रूप में। वैसे तो काव्य पद्य के रूप में अधिकांश माना जाता है, पर यहाँ पर मेन विषय गद्य या पद्य को लेकर के नहीं है। मेन है कि मुझे आपको ये बताना है कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य जो रचित करता है कवि, वो हमेशा काव्य को रचित करने के पीछे उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके वह अपने काव्य का सृजन करता है। तो सबसे पहले हम बात करें काव्य की, और काव्य किसमें है? साहित्य में। आप विषय लिए हो हिंदी साहित्य का। यदि कोई आपसे पूछे कि साहित्य क्या है तो आप क्या कहेंगे? साहित्य तो एक ऐसा विषय है जो भी व्यक्ति लेता है साहित्य को, उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। कैसे? क्योंकि साहित्य वह विषय है जो सबका हित करने वाला है। यानी जब सबके हित करने की बात साहित्य के अंतर्गत आएगी और साहित्यकार जब उसको पढ़ेगा, उसको आत्मसात करेगा, तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, विकास होगा। साहित्य को ही हम, साहित्य का जो दूसरा रूप है, दूसरा पर्याय है, वह काव्य है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि साहित्य को हम काव्य कहते हैं। और काव्य कैसा होता है? काव्य भी सबका हित करने वाला होता है। काव्य सदैव लोक मंगलकारी होता है, अच्छी भावनाओं को लिए हुए होता है और कवि की ये अभिलाषा भी होती है और कोशिश भी होती है कि उनकी द्वारा लिखी गई पंक्तियों से, लिखे गए गद्य से, या जो भी काव्य का उनका स्वरूप है, उन स्वरूपों से जो लोगों तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे, वो जनमानस कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करे, आत्मसात करे। तो इस तरीके से अगर हम काव्य पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि काव्य जो है सद्विचारों को, सद्गुणों को विकसित करके व्यक्ति के अंदर जो हृदय में अच्छे विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं,
उनको विकसित करता है, उनको लेखनी के द्वारा उकेरता है। अब बच्चों, हम ये भी नहीं कह सकते कि साहित्य को केवल लेखनी के द्वारा ही लिखा जाए तभी उसको साहित्य माना जाए। अगर हम बात करें वैदिक युग की, तो आप जानते हैं कि वैदिक युग में जब सब लोग बोलते थे, मौखिक काव्य चलता था। जैसे मैंने प्रथम प्रश्न पत्र में आपको से परिचित कराया कि आलाखंड लिखित रूप में पहले नहीं मिला था बल्कि मौखिक रूप में मिला था। तो वो काव्य का कौन सा रूप था? मौखिक रूप। और जिस काव्य को हम कागज पे लिख देंगे तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? वो लिखित रूप हो जाएगा। यानी काव्य हमें दो प्रकार से मिल जाता है, एक मौखिक रूप में और एक लिखित रूप में। रूप काव्य का कोई भी हो, परंतु काव्य सदैव कल्याणकारी, लोक मंगलकारी होता है, ये निश्चित है। तो आज हम जब काव्य शास्त्र की बात करेंगे तो काव्य के साथ जब शास्त्र जुड़ जाएगा, शास्त्र का अर्थ हो गया कि शास्त्र विद्वानों के द्वारा, विद्वान उसमें जुड़े हुए हैं और विद्वानों के द्वारा आत्मसात किए हुए ग्रंथ हैं, और इस ग्रंथ से ही उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के अपने मन में उसको प्रस्फुटित करके लेखनी में उकेरा है, उसको ही हम साहित्य कह सकते हैं। तो बच्चों, हम बात करें काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र को अगर हम देखें तो हम वैदिक काल में जाते हैं और देखते हैं कि काव्य शास्त्र को जब लिखित रूप में हमारे समक्ष आया तो संस्कृत विभिन्न संस्कृत विद्वानों ने इसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और ये संस्कृत विद्वानों का एक समुदाय था, एक उस समय की एक परंपरा थी। आचार्य हैं या विद्वान हैं, उनको सब कोई मानता था। तो सर्वप्रथम जब संस्कृत काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आचार्य भरत मुनि की बात। आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता रहे हैं, रस सूत्र, रस सिद्धांत उन्होंने दिया है। और कहना ना होगा, बिल्कुल सही रूप में ये है कि संस्कृत काव्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र के विचारकों में आरंभ अगर हम करें तो आचार्य भरत मुनि से करेंगे। आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध विधा नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों से संबंधित, काव्य से संबंधित बात कही है। तो ये तो हो गई बच्चे ये बात कि काव्य क्या है। अब आपके परीक्षा में ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, साहित्य किसे कहते हैं या काव्य किसे कहते हैं, उसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा, हम बात करते हैं कि काव्य क्यों लिखा गया, काव्य को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य थे, काव्य को लिखने के पीछे उसका क्या प्रयोजन था। विद्वानों ने काव्य लिखा तो निश्चित रूप से उसके पीछे उसका कोई ना कोई प्रयोजन तो छुपा ही होगा। ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन तो रहता ही है। तो अगर हम काव्य प्रयोजन की बात करें तो उसमें 4 प्रश्न हमारे समक्ष आते हैं। पहला, जो कवि है वो काव्य क्यों लिखे, क्या आवश्यकता है उसे काव्य लिखने की। ठीक है, क्या काव्य नहीं होता था तो क्या ये संसार नहीं चलता था? चलता था। लेकिन काव्य जब से आया, जब से एक संसार के उद्देश्य जो था, उद्देश्य परक पूर्ति हो गई, यानी कि एक जीवन जीने का सरल, सहज और उत्तम मार्ग मिल गया। दूसरा प्रश्न उठता है कि कवि काव्य को का क्या मायने है, जो कवि जो काव्य लिखते हैं उसके क्या मायने हैं। तीसरा ये कि कवि काव्य से समाज को क्या देगा, कवि ने जो काव्य लिखा है वो समाज को क्या देगा। और चौथा प्रश्न उठता है कि पाठक काव्य को क्यों पढ़े। तो ये प्रश्न तो काव्य को समझने के लिए है। सरल रूप में हम बात करते हैं बच्चों काव्य प्रयोजन की, तो काव्य प्रयोजन सर्वप्रथम जो विचार दिए काव्य प्रयोजन के ऊपर वो दिए आचार्य भरत मुनि ने। तो आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि धर्मम में यशस्यम आयुषम हितम, धर्मम में यशस्यम आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशे जननम नाट्यमतेत। अर्थात दुख, श्रम, शोक से आर्त तपस्वियों के विचार के लिए धर्म, यश, आयु वृद्धि
किसी किसी विद्वान ने इसको आय वृद्धि से भी लिया है और हित साधन, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश के निमित्त के लिए नाट्य की रचना की जाती है, अर्थात काव्य की रचना की जाती है। तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने कितनी बातें कही। उन्होंने कहा है कि धर्म के लिए, यश के लिए, आयु के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, हित साधन के लिए और कभी कभी कवि अपनी बुद्धि वर्धन के लिए और लोगों को उपदेश देने के लिए नाट्य की रचना करता है। यानी कि जो इनका मुख्य उद्देश्य था आचार्य भरत मुनि का, वो था आनंद की प्राप्ति। क्योंकि धर्म से, यश से, आयु वृद्धि से, हित साधन से, बुद्धिवर्धन से या लोगों को उपदेश देने से कवि को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ये आचार्य भरत मुनि ने संस्कृत काव्य के विषय में कहा है। इसी क्रम में हम बात करते हैं बच्चों दूसरे विद्वान की। दूसरे विद्वान का नाम आपके समक्ष जो आता है वो आता है आचार्य भामा। आचार्य भामे भी आचार्य भरत मुनि की भांति बहुत विद्वान रहे हैं और ये अलंकारवादी कवि रहे हैं। ये कहते हैं काव्य प्रयोजन के विषय में जो इन्होंने लिखा है, वो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षणयम कलाशु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। यानी कि जो काव्य की रचना जो कवि करता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए करता है। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये उत्तम पुरुष यहाँ की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। और इसके अतिरिक्त वो भामे ये भी कहते हैं कि जो कवि है वो कलाओं में निपुण हो, उसमें कलाओं में निपुणता होने चाहिए। निपुणता होने के साथ उत्तम काव्य की कीर्ति और उसकी आनंद की प्राप्ति का जो उद्देश्य है, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कवि काव्य का प्रयोजन करता है। इसी क्रम में काव्य प्रयोजन के क्रम में यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण नाम आता है। वैसे तो बहुत से विद्वानों का नाम आता है, परंतु मैं जो मुख्य विद्वान हैं उन्हीं के विषय में चर्चा करूंगी, उन्हीं के विषय में लेक्चर दूंगी ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा बीए स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है निश्चित रूप से थोड़ा सी कठिनाई सी प्रतीत होगी। तो अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है आचार्य वामन। आचार्य वामन की हम बात करें तो ये अलंकारवादी कवि रहे हैं और इन्हें रीतिवादी भी माना जाता है। इन्होंने जो कहा, इन्होंने काव्य के मुख्य प्रयोजन को दो भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कवि अगर काव्य का प्रयोजन करता है तो उसके मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। पहली प्रीति अथवा आनंद, उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसे प्रीति की प्राप्ति होती है, इसलिए वह काव्य की रचना करता है, कविता की रचना करता है या साहित्य का निर्माण करता है। दूसरी है कीर्ति अथवा यश। इसके अतिरिक्त जो कवि के मन में होता है वो होता है कि उसका काव्य, उसकी रचना, उसकी कविता जब लोगों तक पहुंचे तो लोगों को अच्छा लगे और उसकी वो तारीफ करें, यानी उन्हें यश की प्राप्ति हो। तो आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। अगले विद्वान आते हैं इसी क्रम में आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट की बात करते हैं तो सही रूप में काव्य प्रयोजन इन्होंने ही बताया है, क्योंकि काव्य के इन्होंने कुल 6 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए हैं बच्चों? 6 रूप बताए हैं। पहला ये कहते हैं कि पहले इनका श्लोक देखिए जो इन्होंने लिखा हुआ है, काव्यम यशस्वे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवतर अक्षरते। जो व्यवहार में आना चाहिए, शिवेतर छिपते श्रद्धा पर निवर्तते कांत सम्मित तत् योपदेश युजे। अर्थात यहाँ पर जो उन्होंने काव्य के उद्देश्य बताए वो मुख्य 6 बताए। पहला वो कहते हैं यश के लिए। जी हाँ, यश के लिए कोई भी कवि, कोई भी लेखक या कोई भी व्यक्ति कार्य करता है साहित्य के क्षेत्र में
तो वो निश्चित रूप से उसकी ये आकांक्षा होती है कि मेरे काव्य को, मेरे साहित्य को लोग जानें, समझें और मेरे अच्छे उद्देश्य के लिए मुझे सराहें। तो ये सब इससे क्या होता है, जब सराहना मिलती है तो यश की प्राप्ति होती है। यानी काव्य प्रयोजन में जो पहली जो संख्या बताई है आचार्य मम्मट ने, वो बताई है यश के लिए, और जो दूसरी बताते हैं वो कहते हैं धन प्राप्ति के लिए, और तीसरी बताते हैं व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कि व्यवहार और उसके ज्ञान की प्राप्ति कवि को हो, इसलिए कवि काव्य की रचना करता है। चौथी जो बताते हैं कि चौथा है अमंगल का नाश हो। यानी अमंगल शक्तियां जो चारों तरफ उठ रही हैं, कहने का तात्पर्य है नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, उसको साइड में करके सकारात्मक सोच का विस्तार हो, उसे कहते हैं अमंगल का नाश। फिर परमानंद की प्राप्ति हो। जब ऐसा कार्य होता है, सब कुछ मिलता है, तो परमानंद की प्राप्ति होती है, आनंद ही आनंद मिलता है। परमात्मा का नाम लेते हुए परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और जो छठवां उद्देश्य बताया आचार्य मम्मट ने, वो बताया कांता सम्मत उपदेश। जो इसके बाद प्रेम से भरा हुआ जो कांता सम्मत उपदेश, उसकी बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है, आप लोग इसको दोबारा भी फिर से सुनिएगा, क्योंकि विषय निसंदेह थोड़ा सा कठिन है बच्चों के स्तर से, परंतु इसको आपको समझना होगा। यदि आप इस लेक्चर को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रश्न और उत्तर जो काव्य शास्त्र के होंगे उसको करने में आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि कवि हो, हमेशा ही कवि हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका मुख्य प्रयोजन रहता है। आप जानते हैं हर कवि ने अपना प्रयोजन व्यक्त किया है। महाकवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, निज कवित्व के ही लाग न नीका, निज कवित्व ने लाग न नीका, सरस होई अथवा अति फीका। वो कहते कवि को अपना काव्य अच्छा नहीं लगता है, चाहे सरस हो चाहे फीका हो, परंतु काव्य वही अच्छा है जो दूसरों को अच्छा लगे, है ना। और मैत्री शरण गुप्त जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कवि अपना कर्म करे, है ना। उसमें उचित मर्म होना चाहिए, उचित भाव होना चाहिए, उचित उपदेश होना चाहिए। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से काव्य का उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन क्या है समझ